हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम AHC सब्जेक्ट का जो हमारा सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार वंश। उसके विषय में आज हम देखेंगे। तो ये मैं पूरा AHC सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो पे जैसा रिस्पांस रहेगा उसी हिसाब से मैं अगली वीडियोस चैनल पर डाल दूँगा। तो आप लोगों को अगर वीडियोस और चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार वंश। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। इस वंश की प्राचीनता 5वीं शताब्दी तक है। अब हम स्रोत देख लेते हैं, जिन स्रोतों से हमें गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में पता चलता है। तो स्रोतों को हम दो भागों में देखेंगे, साहित्यिक स्रोत और अभिलेख। तो साहित्यिक स्रोत में पहला है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। दूसरा है बाणभट्ट का हर्षचरित से हमें इसका गुर्जर प्रतिहारों का वर्णन मिलता है। तीसरा है चीनी यात्री ह्वेनसांग के कूचेलो में गुर्जर देश का उल्लेख मिला हुआ है। कूचेलो गुर्जर देश को कहा गया है, जिसकी राजधानी पीलोमोली अर्थात भीनमल थी। अब हमारे अभिलेख स्रोत क्या थे, जिसमें पहला है मेहर भोज का ग्वालियर अभिलेख। मेहर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का एक महत्वपूर्ण राजा था। और दूसरा अभिलेख साक्ष्य मिलता है पाल तथा राजपूत वंशों में भी प्रतिहारों का वर्णन मिलता है। अब हम देख लेते हैं प्रतिहारों के उत्पत्ति के विषय में लेखकों विद्वानों के क्या मत हैं, इतिहासकारों के। तो देखते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के समान प्रतिहारों की उत्पत्ति भी विवादाग्रस्त है। कुछ लेखकों ने इन्हें घोड़े की खजर जाति का वंशज माना है। खजर होगा वहाँ पर, घोड़े नहीं होगा, हूण होगा वहाँ पर। हूणों की खजर जाति का वंशज माना है। गुर्जर प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल। गुर्जर प्रतिहारों ने 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक शासन किया, जिसमें हमारा जो मेन मेन हमें राजाओं के विषय में पढ़ना है उनका विवरण दिया गया है। जिसमें जो हमारा सबसे पहला राजा था नागभट्ट, जो 730 ईस्वी से 750 ईस्वी तक शासन किया है, और यह गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक भी था। दूसरा राजा था वत्सराज, जो जिसने 775 ईस्वी से 800 ईस्वी तक शासन किया। नागभट्ट द्वितीय 800 से 833। रामभद्र, इसने केवल 3 साल शासन किया, और यह इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अगला है हमारा शासक मिहिर भोज, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक उसने शासन किया। अब हम पहले शासक के विषय में देख लेते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। उसका थोड़ा विवरण हमें मिलता है। नागभट्ट प्रथम प्रतिहार वंश का संस्थापक था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने सिंध के अरब शासक को हराया था। अरब शासक से उसने भड़ोच का प्रदेश जीता। वह एक पराक्रमी राजा था। अगला है हमारा वत्सराज, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नागभट्ट के पश्चात उसके दो भतीजों ने शासन किया, परंतु वे दोनों अयोग्य तथा निर्बल शासक थे। वत्सराज इस वंश का चौथा शासक था। वह एक शक्तिशाली राजा था, इसलिए उसे प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने कन्नौज पर आक्रमण कर वहां के शासक इंद्रायुध को हराया। वत्सराज को सबसे अधिक सफलता गौड़ युद्धों से प्राप्त हुई। उसने गौड़ राजा को भी पराजित किया था। उसने पाल वंश के राजा धर्मपाल को भी पराजित किया। इस प्रकार वत्सराज उत्तर भारत के एक विशाल भूभाग का स्वामी बन गया। परंतु राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने उस पर आक्रमण किया तथा युद्ध में बुरी तरह से वह पराजित हुआ। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए उसके प्रतिद्वंदी धर्मपाल ने भी उसे पराजित कर दिया। उसने कन्नौज से वत्सराज द्वारा मनोनीत शासक इंद्रायुध को हटाकर उसके स्थान पर उसका भाई जो चक्रायुध था वहाँ उसको शासक बना दिया। ये एक त्रिपक्षीय युद्ध था। इसकी वीडियो भी आप अगर बोलेंगे तो मैं बना दूंगा। अगला हमारा शासक है नागपट द्वितीय। उसने 800 ईस्वी से लेकर 833 ईस्वी तक शासन किया। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय राजा बना। उसने वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। ग्वालियर लेख से उसकी उपलब्धियों का ज्ञान होता है। उसने कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रायुध को वहां से भगा दिया
तथा कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। नागभट्ट ने सिंध, विदर्भ तथा कलिंग पर भी अब विजय प्राप्त की। मुंगेर के समीप एक युद्ध में उसने धर्मपाल के नेतृत्व में पाल सेना को भी पराजित कर दिया। इस प्रकार उसने पिता के अपमान का बदला लिया। उसके सामंतों ने गौड़ शासक को भी पराजित कर दिया। इस प्रकार वह उत्तरी भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। उसने अपनी महानता एवं पराक्रम को दिखाने के लिए परम भट्टारक, महाराजाधिराज तथा परमेश्वर की उपाधि धारण की। परंतु नागभट्ट की शक्ति एवं पराक्रम राष्ट्रकूट शासक गोविंद सहन नहीं कर पाया। उसने अपने पिता के समान उत्तर भारत पर हमला किया तथा उसने धर्मपाल चक्रायुध को पराजित किया। उसके बाद उसने नागभट्ट को भी पराजित कर दिया, परंतु पुनः किन्हीं कार्यों से वह दक्षिण भारत गोविंद वापस लौट गया। इसलिए नागभट्ट ने उत्तर भारत के लगभग महत्वपूर्ण स्थान पर पुनः अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ग्वालियर अभिलेख में उसे आनर्थ, किरात, तुरुस्क, मत्स्य आदि का विजेता कहा गया है। चाहमान शासक, जो चौहान शासक थे, भी उसके अधीन थे। नागभट्ट का साम्राज्य हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक तथा गुजरात से लेकर बंगाल तक फैल गया था। इस प्रकार वह अपने वंश का सबसे प्रतापी तथा महान शासक सिद्ध हुआ। इसके बाद रामभद्र राय, जो 3 साल शासन किए, बट वो 3 साल किए और काफ़ी अयोग्य थे। उसके बाद उनका बेटा मिहिर भोज, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह राजा बना। यह रामभद्र का पुत्र था तथा यह अगला शासक बना। इसने 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज ही था। इसका सर्वप्रथम लेख ग्वालियर से मिलता है, जो एक प्रशस्ति लेख है। इनके अतिरिक्त हमें कल्हड़ तथा सुलेमान के लेखों से भी इसका वर्णन मिलता है। राजा बनने के बाद उसने साम्राज्य का सुधारीकरण किया। पिता द्वारा पराजित क्षेत्र पर पुनः अपना अधिकार स्थापित किया। उसने मध्य भारत तथा राजपूताना क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत की। उसने कलुचरी, चेदी तथा गुहिलोत वंश के साथ मैत्री संबंध बनाए। उसने उत्तरी तथा पूर्वी भारत पर अपना अधिकार जमाया। उसने गौड़ नरेश को भी पराजित किया। राज्यारोहण के बाद उसने अपनी स्थिति और मजबूत की। समस्त साम्राज्य में उसके सामंत फैले हुए थे, जो उसकी ओर से युद्ध करते थे। मिहिर भोज के समय में भी प्रतिहारों की पालों तथा राजपूतों की पुरानी प्रतिद्वंदिता चलती रही। पाल लेख में भोज पर विजय का तथा प्रतिहार लेख में पालों पर विजय का वर्णन मिलता है। मतलब ये दोनों लोग आपस में बताते हैं कि मैंने पालों को हराया, वो बताता नहीं पालों ने प्रतिहारों को हराया। जिससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रारंभ में देवपाल ने मिहिर भोज को पराजित किया होगा, परंतु उसकी मृत्यु के बाद जब नारायण पाल राजा बना तो मिहिर भोज ने नारायण पाल को हरा दिया, जिससे पाल साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर मिहिर भोज का अधिकार हो गया। मिहिर भोज के दूसरे शत्रु थे राष्ट्रकूट। ये तीनों लोग आपस में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये त्रिपक्षी एक संघर्ष हुआ था। ठीक है, और ये काफ़ी लंबे समय तक चला, काफ़ी पीढ़ियों तक चला। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो पूछा भी जाता है, त्रिपक्षी संघर्ष। तो आप लोग कहिएगा तो मैं उसको पढ़ा दूंगा। इसके बाद वह राष्ट्रकूट की ओर बढ़ा मिहिर भोज। इसके बाद अपने जो पुराने शत्रु थे राष्ट्रकूट, उनको हराने के लिए उनकी ओर शासन बढ़ा और राष्ट्रकूट दक्षिण में शासन करते थे। दक्षिण में उनका काफ़ी ज़्यादा दबदबा था। अमोघवर्ष तथा कृष्ण द्वितीय उसके समकालीन राष्ट्रकूट राजा थे। अमोघवर्ष के समय में मिहिर भोज ने उज्जैन पर अधिकार करते हुए नर्मदा नदी तक धावा बोल दिया। उसके बाद उसने गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु राष्ट्रकूट ध्रुव ने उसे पराजित कर दिया। उसके बाद उसका पुत्र कृष्ण द्वितीय राजा बना। जब वह चालुक्य के राजा से युद्ध में व्यस्त था, यह कृष्ण द्वितीय की बात हो रही है, जब कृष्ण द्वितीय चालुक्य राजा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब मिहिर भोज ने उस पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मालवा पर भी मिहिर भोज का अधिकार हो गया। इसके बाद वह गुजरात की ओर बढ़ा, जिसमें उसने खेड़ा, जो खेटक का क्षेत्र था, के आसपास का भूभाग जीत लिया। इस प्रकार मिहिर भोज ने उत्तरी भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उत्तर पश्चिम में उसका साम्राज्य पंजाब तथा पूर्व में गोरखपुर में उसके सामंत थे। संपूर्ण अवध उसके साम्राज्य में आता था। उसका साम्राज्य राजस्थान तक फैला हुआ था। दक्षिण में उसका साम्राज्य नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। नर्मदा नदी ही एक लाइन बन गई थी, जहाँ जहाँ के बाद से राष्ट्रकूट राजा
शुरू हो जाता था, राजपूत क्षेत्र। उसने कन्नौज को इस विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा लगभग 50 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। वह अरबों का सबसे बड़ा दुश्मन था। अरब यात्री सुलेमान इसका वर्णन अपने लेखों में करता है। तो इस प्रकार हमारा जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, तो उसका ये मैंने पूरा सारा आपको बता दिया है। आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है ये आपने देख लिया है। अगला, आप अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं अगला वीडियो ज़रूर डालूंगा आपके सिलेबस को देखते हुए, ठीक है। ये आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आंसर है, तो आप लोग इसे देख लीजिए तथा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।